जब मैंने मम्मा को बताया तो वो रोने लगी थी जी। और मेरे पापा मगरिब की नमाज़ पढ़ने ही गए थे और जैसे ही वो आए तो मम्मा का थोड़ा गला भारी हो गया था रोने की वजह से। तो उन्होंने एकदम से बताया तो पापा को लगा अरे एकदम से क्या हो गया। और फिर जब मम्मा ने बताया कि सिलेक्शन हो गया है तो पापा एकदम आके ही हग्ड मी और हम लाइक बहुत बहुत खुशी के आंसू थे वो, हम बहुत ज़्यादा रोए हम। बट मेरी मदर की ये सोच थी कि अब दहेज देने से अच्छा है कि अपनी बेटी को डिग्री दो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी उसके पैरों पे खड़े होने के लिए। मैंने ये फील्ड इसलिए ऑप्ट करी या मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था। मेरा खुद का एम नहीं था ये, मेरी मदर चाहती थी कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने ये फील्ड ऑप्ट की थी। और मैंने अपने पेरेंट्स को एश्योरिटी दी थी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो कल को आप में से भी कोई ऐसी होगी जो IAS IPS होगी, वो यहाँ बैठ सकती है और हमारी कम्युनिटी का नाम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। दुआ करती रहती थी, नमाज़ें पढ़ती रहती थी। बेटी भी मेरी बहुत नमाज परहेज़गार है। मैंने बच्चों को अपने यही समझाया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे सर झुकाओ। उसके आगे सर झुकाओगे तो किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। बेटी ने ये जो किया है इससे मैं क्या, मेरे पूरी कौम का, मेरी ख़ानदान का, तो इसका कोई वर्ड्स नहीं है उसको कहने के लिए। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्टूडियो में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। SSC परीक्षा आपने टॉप की है, 4th रैंक आपकी आई है। जब ये परीक्षा का नतीजा आया था तब आप दिल्ली में थी और ज़्यादातर लोग आपके बारे में जानते थे कि आप शायद वहीं की हैं, लेकिन आप बरेली की रहने वाली हैं। यहाँ एक मोहल्ला है जसोली, वहीं आपकी पैदाइश हुई और यहाँ से निकलने के बाद में आप एजुकेशन के लिए दिल्ली चली गई हैं। आपके वालिद इंतखाब आलम हैं, आप उन्हीं के साथ दिल्ली रहती हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है जो आपने हासिल की है। मुबशर आलम हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र अब आगे किस तरह से तय होगा। मुबशर की बड़ी कामयाबी है ये अगर देखा जाए, लेकिन जो बरेली से जुड़ाव है आपका, तो हम बातचीत का जो सिलसिला है बरेली से शुरू। कौन सा मोहल्ला है? जसोली। जसोली एक किला के इलाके में ये मोहल्ला आता है। मुबशर, यहाँ आपकी एजुकेशन हुई या सारी एजुकेशन दिल्ली हुई है? प्ले ग्रुप मैंने बरेली से ही किया है एंड देन फर्स्ट क्लास से लेके मास्टर्स सब मेरा दिल्ली में हुआ है उसके बाद जी। तो ये जो आपने तय कर रखा था कि SSC परीक्षा में पास होने के बाद आप और आगे जाएंगी या कुछ और टारगेट था जब आप पढ़ रही थी? तो जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरा माइंड कहीं ना कहीं फोकस्ड था कि मुझे ट्रांसलेशन का ही करना है, क्योंकि लैंग्वेजेस हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही हैं। हिंदी इंग्लिश मुझे हमेशा से अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे वो मेरे, तो मुझे उन्हें पढ़ने में कभी ये नहीं लगता था कि बर्डन है वो मेरे लिए। इंजॉय करती थी मैं, तो इसलिए मेरा टारगेट ये था कि जिस चीज़ को मैं इंजॉय करती हूँ उसी फील्ड में अगर मैं जाऊँ तो मैं अच्छा काम करूँगी, वो मेरे लिए बर्डन नहीं रहेगा। तो मेन रीज़न यही है कि इस वजह से मैंने इस फील्ड को अपनी ऑप्ट किया था। SSC की अगर हम बात करें तो आप इकलौती मुस्लिम लड़की हैं। मुबशर, आपको कौन सा विभाग अलॉट हुआ है? सर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का राजभाषा विभाग अलॉट हुआ है। अच्छा। जी। तो ये विभाग जो है वो टॉप 5 में रहता है, टॉप 10 के लिए रहता है? सर ये तो हम सब जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री सबको कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली टॉप 5 में ही रहेगा ये। टॉप जी। 5 में रहेगा। तो अब क्या तैयारी है आपकी? अब तो सर मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी। जैसे आप अकेली हैं उसमें कि मुस्लिम लड़कियां एक तौर पर जो पहले पहचान थी कि पढ़ती नहीं हैं या उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अब आने के बाद एक तस्वीर बदल रही है। तो ये तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन जैसे हम आपकी बात करें तो आप उसमें इकलौती रहीं जी। तो इसके पीछे की क्या वजह मानती हैं? मुझे लगता है कि अगर हम बड़े शहरों को देखें तो उसमें तो लड़कियां हैं आगे निकल रही हैं, बट अगर हम छोटे शहर में हैं, फॉर एग्जांपल हम बरेली में ही आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते लड़कियों को, प्लस थोड़ी हम पार्शियलिटी देखते हैं बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो पेरेंट्स होते हैं दे सपोर्ट बॉयज़ मोर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको लगता है कि हमारी लड़की कुछ कर सकती है तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें डिसहार्टन नहीं करना चाहिए किसी भी लिए। तो शायद ये थोड़ा मेन रीज़न है। प्लस पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम लड़की को आगे निकाल रहे हैं या हम उसे आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो हमारा भरोसा तोड़ देंगी या आगे चल के थोड़ा हमारे लिए कुछ गलत रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स को ये एश्योरिटी देनी चाहिए कि अगर वो हमें किसी फील्ड में भेज रहे हैं, हमें पढ़ाई के लिए इनकरेज कर रहे हैं, तो वो उनका मान रखेंगी, वो उन्हें डिसहार्टन नहीं करेंगे किसी पॉइंट पे आके। एंड सर मेरा भी यही था कि मैंने ये फील्ड इसलिए ऑप्ट करी या मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था। मेरा खुद का एम नहीं था ये, मेरी मदर चाहती थी कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूँ, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाऊँ,
तो इसलिए मैंने ये फील्ड ऑप्ट की थी और मैंने अपने पेरेंट्स को एश्योरिटी दी थी, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो कल को आप में से भी कोई ऐसी होगी जो IAS IPS होगी, वो यहाँ बैठ सकती है और हमारी कम्युनिटी का नाम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी एश्योरिटी दीजिए और आप खुद पे भी ये भरोसा रखिए कि आप भी बहुत ऊँचा जा सकती हैं। जी। तो जब ये रिज़ल्ट आया तो आप कहाँ पर थी? हम दिल्ली में ही थे एंड जब ये रिज़ल्ट आया तो PDF जब मैंने पहली बार अपना नाम देखा तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मेरी मदर मेरे साइड में थी, वो नमाज ही पढ़ रही थी जी। तो मैंने उनको बताया एंड वो थोड़ी शॉक हो गई थी एंड देन उसके बाद फिर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने 2-3 बार लिस्ट में फिर अपना नाम देखा, देन उसके आगे रैंक चेक करी अपनी। तो इट वाज मतलब उस टाइम पे गूज बम्स थे मुझे एंड जब भी मैं उस चीज़ को नरेट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरी लाइफ का मोमेंट है, इवन जो ये फेस चल रहा है, ये दोबारा कभी नहीं आ सकता। वैसे यकीन क्यों नहीं हो रहा था? यकीन इसलिए नहीं होता सर कि एक होता है ना, इंसान को तो बिलीव होता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा, बट जो एक डाउट वाली फीलिंग उसके अंदर रहती है ना, तो वो उसको कहीं ना कहीं कहती है कि अरे वाकई में आपका हो गया है क्या। इवन अभी भी सर अगर मुझे कोई कहता है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया या हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये बहुत थोड़ा ड्रीमी फील होता है। अभी भी ये नहीं लगता है कि अच्छा ये वाकई में रियलिटी हो गई है। तो ये चीज़ है। नहीं, मेहनत तो आपने खूब की जी, थी। मेहनत तो मैंने खूब की है, तो इसलिए शायद 4th रैंक आई है और बाकी तो ऊपर वाले का करम है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं उसके बिना, तो सारा क्रेडिट तो ऊपर वाले को ही जाता है सर। तो जैसे वालिदा नमाज पढ़ती हैं आपकी, आप भी नमाज जी पढ़ती जी जी, हमारे घर में सब, मैं, मेरे फादर, भाई, हम सब नमाज पढ़ते हैं, नमाज, कुरान, रोज़े सब। हैं? अच्छा। जी तो जब आपकी तो बहुत ये आपको बिलीव नहीं हो रहा था, जी। लेकिन वालिदा की क्या कंडीशन थी उस वक्त जब उनको ये पता लगा कि आप 4थी रैंक ले आई हैं इसमें? जब मैंने मम्मा को बताया तो वो रोने लगी थी जी। और मेरे पापा मगरिब की नमाज़ पढ़ने ही गए थे और जैसे ही वो आए तो मम्मा का थोड़ा गला भारी हो गया था रोने की वजह से, तो उन्होंने एकदम से बताया तो पापा को लगा अरे एकदम से क्या हो गया। और फिर जब मम्मा ने बताया कि सिलेक्शन हो गया है तो पापा एकदम आके ही हग्ड मी और हम लाइक बहुत बहुत खुशी के आंसू थे वो, हम बहुत ज़्यादा रोए हम। देन फिर मैंने पापा को अपनी रैंक दिखाई एंड जब रैंक दिखाई तो पापा और ज़्यादा शॉक हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो सर यही है कि नाम आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सोने पे सुहागा सर की रैंक इतनी अच्छी आई है माशाल्लाह, तो इस वजह से और ज़्यादा हमारे लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल हो गया था। तो ये तैयारियां जो आपकी इतनी रैंक आई, तो तैयारियां किस तरह की थी आपने? तैयारियां सर मैं शुरू से ही फोकस थी। अच्छा। मुझे सिलेबस पता था इसमें कि कैसे करके क्या करना है। इवन जो मैंने जिस फील्ड में हूँ ट्रांसलेशन के लिए, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोचिंग ज़्यादा नहीं है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो उसका मटेरियल भी आपको नहीं मिलेगा। बट स्टिल मैंने रिसोर्सेज अपने कलेक्ट किए थे, लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे मैंने अपने, एंड देन उसी पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। कुछ ऐप्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देती हैं, मॉक्स टेस्ट जिस पे हम लगा सकते हैं, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की। एंड जब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा तो मुझे ये लगने लगा कहीं ना कहीं कि मैं कर सकती हूँ। बट स्टिल वो एक डाउट होते हैं, नेगेटिविटी होती है, वो हमारे माइंड में रहती है कि शायद हम नहीं कर पाए उस चीज़ को। बट प्रैक्टिस के साथ और फुल फोकस थी, कंसिस्टेंट थी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी एग्जाम के लिए होती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका माइंड डाइवर्टेड है, अगर आप एक एग्ज़ाम के साथ दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा गलत होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले उसी पे ही फोकस करिए। बैकअप ऑप्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल जो आपका मेन गोल है आप उसी को ही टारगेट कीजिए। जैसे मुबश्शर अगर हम बात करें तो अब आप एक तरह से कौम की प्रॉपर्टी हैं कि जिस तरह से आपने कामयाबी हासिल की है, तो ये जो सिलसिला कामयाबी का है, अगर हम और दूसरी कम्युनिटी में देखें, चेंज तो हुई है, जैसे सूरत तो बदली है, लेकिन उस तरह से अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। जी। तो इसके लिए जो जैसे आप, चूँकि आपने दिल्ली में रह के पढ़ाई की और फिर आप एकदम फोकस थी और अपने आप पर यकीन था और वालिदा और वालिद की दुआएं आपके साथ थी, तो क्या एक वो होना चाहिए कि ये जो हम बहुत कम खबरें देखते हैं, जैसे अभी आप, जब आपके वालिद ने बताया कि बेटी इस तरह से उसने SSC में 4थी रैंक हासिल की है, तो मुझे भी बेहद खुशी हासिल हुई। तो ये खुशी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सर फर्स्ट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि पैशन होना चाहिए जी। अगर पैशन है तो आप कुछ भी क्लियर कर लोगे। सेकेंडली पेरेंट्स का मैं बहुत बड़ा रोल समझती हूँ इस चीज़ में, अपने बच्चे को इनकरेज करने के लिए, उसको डिसहार्टन नहीं करने के लिए। पेरेंट्स का अगर मैं अपने में देखूँ तो मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ में
रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही सीरियस थे, कभी मना नहीं करा। तो मुझे यही लगता है, इवन अगर हम छोटे शहरों को देखते हैं तो उसमें माँ बाप का ये होता है कि अगर लड़की ने 12th कर लिया या ग्रेजुएशन भी कर लिया तो उन्हें लगता है कि अब तो शादी कर देनी चाहिए। बट मेरी मदर की ये सोच थी कि अब दहेज देने से अच्छा है कि अपनी बेटी को डिग्री दो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी उसके पैरों पे खड़े होने के लिए। जी, तो छोटे शहरों की अगर बात, बड़े शहरों में तो निकल रही हैं, इवन हम अगर दूसरी कम्युनिटी देखें तो वहाँ पे उस कम्युनिटी की लड़कियाँ ज़्यादा हैं हमारे कंपैरिजन में। तो मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को, और इवन हमारी कम्युनिटी की गर्ल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को खुद भी पुश करने के लिए कि हमें कुछ करना है, हमें अपने पैरों पर स्टैंड होना है और हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। एक तो ये हो गया कि जैसे कि बच्चियों में या बच्चों में ये प्रतिभा है, उनमें ये खासियत है कि वो आगे जा सकती हैं। एक ये है कि वालिदैन उनको पुश करें पीछे से। कोई आपको और भी लगता है कि कम्युनिटी के तौर पर अगर हम देखें तो कोई ऐसी कोशिश हो सकती है कि जिससे एक दो कामयाबियों के बजाय ये बहुत बड़ी उसमें बदला जा सके इसको? जी एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है एज ए कम्युनिटी होल हमें खुद भी एफर्ट्स करने चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे कोई आसपास की लड़की है तो हमें खुद भी उसको मोटिवेट करना चाहिए, या इवन उसके पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि उनको हमें आगे निकालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है चीज़ों में। जी, एक मुबशरा बात ये है, जैसे आपके एक भाई भी हैं, जी, तो ये वालिद ने या वालिदा ने आपसे क्यों कहा कि आप जो है उनका नाम रोशन कर सकती हैं इस तरह से, उनके जो एक तरह से जो खुशियां हैं उनकी, ये जो प्राउड फील होने की एक वो है कि वो आपसे मिले उन्हें, ये उन्होंने बेटे से क्यों नहीं किया? नहीं, एक्सपेक्टेशंस दोनों से थी, बट भाई का बिजनेस की तरफ थोड़ा माइंड अच्छा था उनका, एंड मेरा पढ़ाई की तरफ अच्छा था। तो मेरी मदर चाहती थी कि मैं MBA BS कर लूँ। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चे से, उनको भी पता होता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए, उनको एज अ फ्रेंड रहना चाहिए अपनी बेटियों के साथ, इवन लड़कों के साथ भी उनको एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, उनके साथ उनकी हर चीज़ शेयर, इवन इतना क्लोज रहना चाहिए कि एक लड़की अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर कर सके। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आप अपनी बेटी को देंगे तो वो कभी भी आपका, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आपका नाम बदनाम करेगी। इवन मेरे केस में भी सर ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स या मेरी मॉम इतनी मुझसे क्लोज हैं कि मैं उनको हर अपनी बात बता देती हूँ, एंड इवन वो समझती हैं बातों को। तो शायद यही एक मेन रीज़न रहा होगा कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाई हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं करा। तो शायद मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मुबशरा एक बात और कि जिस तरह अभी के जो हालात चल रहे हैं, आप देख रही होंगी मुल्क की, उसमें ये किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है? जैसे एक तो ये है कि हम सिर्फ ये कहते रहें कि हालात साजगार नहीं हैं, एक ये है कि जिस तरह से आप आगे गई हैं एक रास्ता वो हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो नौजवान हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान हैं, उन्हें अपना रास्ता किस तरह से चुनना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे हमारी हालात भी सुधरेंगे, हमारे कौम के हालात भी सुधरेंगे, प्लस हमारे पूरे मुल्क के हालात भी सुधरेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को चेंज करने के लिए। अभी आपने मुबशरा को सुना, उन्होंने तमाम चीज़ें साफ़ की हैं, अपने जो उन्होंने संघर्ष किया पढ़ाई के दौरान और जिस तरह से वो आगे गई हैं। वो अपने जैसे तमाम नौजवानों के लिए सीख भी देती हैं कि तालीम के बग़ैर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यही वो हथियार है जिसके बूते हम अपनी किस्मत को संवार सकते हैं और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमारे साथ मुबशरा आलम की वालिदा वालिद भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी बेटी की कामयाबी को किस तरह से देखती हैं। मेरा नाम गज़ाला आलम है। मैं अपनी बेटी की कामयाबी के लिए बहुत ही उसको प्राउड फील करती हूँ। मुझे पूरा यकीन था और अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी बेटी कर सकती है, और उसने करा। मुझे दुआ करती रहती थी, नमाज़ें पढ़ती रहती थी। बेटी भी मेरी बहुत नमाज परहेज़गार है। मैंने बच्चों को अपने यही समझाया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके आगे सर झुकाओ। उसके आगे सर झुकाओगे तो किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। दोनों बच्चे थी जब आपको पता लगा कि नहीं, मैं उस टाइम नमाज़ पढ़ रही थी, सलाम फेरती, इसने बहुत ज़ोर से एकदम चीखी मम्मा। फिर मैं समझी पता नहीं क्या हो गया, एकदम से उसको कुछ कॉकरोच गिर गया या क्या गिर गया। लेकिन जब इसने देखा अपना तो बोली अरे मम्मा मेरा तो SSC में सिलेक्शन हो गया। एकदम खुशी के आंसू मैंने इसको चिपटा लिया अपने गले से, बहुत देर रोई। फिर उसी नमाज पे मैंने जहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, सबसे पहले मैंने शुक्राने के नफिल पढ़े, फिर मेरे बेटी ने पढ़े, मेरे हस्बैंड ने पढ़े, सब बहुत उस दिन खुश थे। मेरा नाम इंतखाब आलम है और मैं एक्स इंडियन नेवी से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं अभी। बरेली से कितना वक्त हो गया आपको? बरेली से
ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे। और ये नहीं कि बरेली छूट गया, बट 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मेरा आना जाना रहता है बरेली जी। बेटी और बेटे दोनों से आपने उम्मीद की होगी कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे आपका जो सीना है फ़ख्र से चौड़ा हो जाए। जी जी बिल्कुल, हर माँ बाप का यही होता है, ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे काफ़ी बुलंदियों पे जाएं और कुछ ऐसे नाम रोशन करें। जिस बेटी ने ये जो किया है, इससे मैं क्या, मेरे पूरी कौम का, मेरी ख़ानदान का, तो इसका कोई वर्ड्स नहीं है उसको कहने के लिए। हमारे साथ मोहम्मद खालिद भी हैं, आप जसोली के ही रहने वाले हैं। खालिद भाई, जिस तरह से बच्चे अब तरक्की कर रहे हैं, उसमें हमें और क्या करने की ज़रूरत है कि ये तरक्की जो है वो हमें बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगे? बस यही है कि बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको पुश करते रहना चाहिए